तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 50, 50A और 51 देखा। फिर याद दिला दें कि सेक्शन नंबर 50 से लेकर आगे के जो 60 तक सेक्शंस हैं, वो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद के प्रोसेस से रिलेटेड। तो सेक्शन 15 में आपने देखा कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसे बताना पड़ेगा उसे आखिरकार गिरफ्तार क्यों किया गया। उसे ये भी बताना पड़ेगा क्या वो जमानत का हकदार है नहीं। अगर जमानत का हकदार है, जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत दिया भी जाएगी, देना लाजमी है, आवश्यक। 50A में ये है कि जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा कहीं बाहर से, याद रखना, अगर उसके घर से गिरफ्तार किया जा रहा है तब कोई बात नहीं, कहीं बाहर से गिरफ्तार किया गया तो जिसको वो कहेगा कि उनको सूचना दे दी जाए, उनको सूचना दी जाएगी और बताया जाएगा किस अपराध संख्या में, किस धारा में उसे पकड़ा गया है और किस थाने में रखा गया। और जिसको सूचना दी जाएगी उसके उस पर दस्तखत लिए जाएंगे और जब रिमांड भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास तो वो कागज भी उसके साथ अटैच होगा और मजिस्ट्रेट को भी देखना चाहिए कि वो कागज लगा है या नहीं। 51 में था जब गिरफ्तार करके लाया जाएगा तो उसकी पर्सनल सर्च होगी, सर्च ऑफ द बॉडी होगी, यहाँ तक हो गया। आज सेक्शन नंबर 52 क्या कह रहा है? ये सीजर कह रहा है। एक्चुअली इसका संबंध 51 से ही। 51 में जब तलाशी ली गई तो उसके पास से मान लिया कोई चाकू बरामद हो गया या कोई पिस्तौल बरामद हो गए तो उसको सीज कर लिया जाएगा, वो सीजर हो जाएगा। और वो सीजर के जो प्रोसेस है वो दिया गया है सेक्शन नंबर 52 में, यानी धारा 52 में उसे सीज कर लिया जाएगा, उसके पास से जो भी बरामद होगा। तो सेक्शन 51 में क्या था? सेक्शन 51 में था कि उसकी जामा तलाशी होगी और सेक्शन नंबर 52 में अगर उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद होती है तो उसका सीज कर लिया जाएगा। ये जब सीज कर लिया जाए, ये आई थिंक ध्यान देना, किसी व्यक्ति को जहां से गिरफ्तार होता है यानी उस गिरफ्तारी के जगह पर ही उसकी तलाशी ली जाती है। ये नहीं कि पकड़ लिए उसे अमीनाबाद से और जब थाने में ले आए तब तलाशी ले जाए। थाने में एक बार तो तलाशी होगी, लेकिन जहां गिरफ्तार करेंगे वहीं उसकी तलाशी होगी और देखा जाएगा उसके पास कुछ है या नहीं। क्योंकि एक फर्द गिरफ्तारी बनती है, अरेस्ट मेमो बनता है और उसमें ये लिखा जाएगा, उसमें इस प्रक्रिया का पालन होगा। 51 का लिखा जाएगा कि मुलजिम की जामा तलाशी ली गई तो ये इसकी बरामद हो, आपका कुछ नहीं बरामद। तो 52 में सीज हो जाएगा, उसके पास कोई चीज बचेगी नहीं सिवाय पहने हुए। अगर पैसा मिलता तो भी सीज करेंगे? हाँ, सीज करेंगे, वो जेडी में एंट्री कर देंगे, जब वो बाद में उसको दे दिया जाएगा। लेकिन जब तक कस्टडी में है तब तक पैसे का वो करेगा क्या, उसकी जरूरत क्या है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो जेल में जैसे वो इंटर करता है तो जहाँ सुपरिटेंडेंट जेल का ऑफिस होता है उसके बाहर एक काउंटर होता है और उस काउंटर पर जो कर्मचारी गण बैठे होते हैं वो उसकी जामा तलाशी लेते हैं और जो भी चीज बरामद होगी, रुपया पैसा या कोई चीज, वो सीज करके इंटर कर देते हैं अपने रजिस्टर में। जब वो छूटेगा तो अपना वो सामान लेके जाएंगे। वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा कौड़ी हो सकता है क्योंकि कोई आपत्तिजनक चीज होगी तो पुलिस वाले पहले ही दे देते हैं। तो इसलिए से कोई सरेंडर किया, अब जब सरेंडर करेंगे
तो सीधे वहीं जाएगा, थाने में तो जाएगा नहीं। तो जेल वाले भी उसकी तलाशी लेंगे। तो इस बात सेक्शन नंबर 52 और 52 के बाद अब आ गया 53। 53 और 53A ये दो धाराएं हैं जो गिरफ्तार शुदा मुलजिम के मेडिकल एग्जामिनेशन से 53 और 53A ये दोनों पुलिस अधिकारी के प्रार्थना पर होता है। यानी 53 में अगर होना है मेडिकल एग्जामिनेशन किसी मुलजिम का, तो स्टेशन अफसर थाने का मेडिकल अफसर को एक एप्लीकेशन देगा। तो इसको चिकित्सीय उपचार बोलेंगे या क्या? उपचार भी होता है उसमें, और चिकित्सीय परीक्षण होगा और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। याद रखना 53 में इट इज कंडक्टेड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस अफसर। 53A में इट इज आल्सो कंडक्टेड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस अफसर। अब 53 क्या है? किताब में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई सरकारी, अर्ध सरकारी इत्यादि। होता क्या है, जब किसी मुस्लिम का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसलिए किया जाता है रिकॉर्डिंग हिज इंजरी इफ एनी, इसलिए किया जाता है। उसमें क्या होगा, पर अधिकतर जरा और कल्पना करिए कि उस मुस्लिम को पकड़ा है जनता ने। सेक्शन नंबर 43 में, सेक्शन नंबर 43 में जनता द्वारा पकड़ा गया है और पकड़ के पुलिस के पास लाया गया है। अब उसके पास उसके बदन पर जब पब्लिक ने पकड़ा होगा तो मारा पीटा भी होगा, और पता नहीं किस तरह की चोटें हैं, जाहिरा चोटें हैं या अंदरूनी चोटें हैं। कल को उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? तब तो पुलिस जिम्मेदार होगी। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसी लिखा है कोई, लेकिन कराया जाता है जो पास का कोई सरकारी अस्पताल होता है उसके मेडिकल अफसर से। वो भेजेंगे स्टेशन अफसर साहब और वहां वो होगा। तो उसमें जो पुलिस वाले लेके जाते हैं मुझे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जब डॉक्टर साहब बनाते हैं उनका चेकअप रिपोर्ट तो उसमें लिखते हैं ब्रॉट बाय whom। तो ब्रॉट बाय अगर कांस्टेबल सीपी मतलब पुलिस, सिविल पुलिस, उसका नंबर डालेंगे, नाम लिखेंगे। होमगार्ड है तो उसका नंबर डालेंगे, होम और उसका जो भी होमगार्ड का नाम लिखेंगे। तो 53 में ये कराया जाता है किसी भी मुलजिम जो गिरफ्तार है उसको भेजा जाएगा कि इसके शरीर पे जो भी चोटें हैं उसका इंदराज कर दिया जाए। एक चीज और ध्यान दो, आपको इंटरनल चीजें हम समझा रहे हैं। होता क्या है कि पूरा मुकदमा किस चीज पे डिपेंड करता है? टाइम, अकरेंस एंड प्लेस। यानी ये मुकदमा से संबंधित घटना हुई किस तारीख को, लगभग कई बजे हुई और कहां हुई। इसमें एविडेंस के कलेक्ट करने में ये जो कड़ी है 53 वाली, इसकी भी एक अहम भूमिका है। वो कैसे? तो वो इस तरीके से है कि जब उस एक्यूज को भेजा गया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए
तो डॉक्टर साहब जब उसके इंजरी जो भी आई हैं उनका एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें एक चीज और लिखते हैं, नेचर ऑफ इंजरी, यानी ये इंजरी कौन सी। आप जानते होंगे इंजरी के जो प्रकार हैं उसमें अब्रेजन है, उसमें ब्रूसेज है, उसमें इंसाइड है, उसमें लैसिरेटेड है, इसमें कंट्यूज। तो उससे ये मालूम हो जाता है कि ये किस हथियार से चोटें पहुंचाई गई होंगी। इसका फायदा समझ लो। अगर FIR में है कि लाठी डंडों से मुलजिम मार रहा था, जवाब में वहां पे लोगों ने भी मारा या जिनको मार रहा था उन्होंने भी आत्मरक्षा में मारा। तो नंबर एक चीज है कि ये चोटें किस चीज से आई हैं। दूसरी चीज उसमें ड्यूरेशन ऑफ द इंजरी लिखी जाएगी, ये फ्रेश है या लिखेंगे 1 डे ओल्ड है या लिखेंगे अबाउट 12 आवर्स ओल्ड है या अबाउट 8 आवर्स ओल्ड। अब अगर ये घटना सवेरे 8 बजे की है और उसका मेडिकल 4 बजे हुआ तो कई घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। और जब 8 घंटे हो गए, अगर डॉक्टर ने लिखा है कि ये जो चोट है इसकी जो एज है वो करीब 11-12 घंटे की, तो उसके अंदर आ गया। अब आप एक चीज ये साबित कर सकते हैं कि ये उसी घटना में आई हुई इसको चोटें हैं, इससे कुछ चीजें और साबित होती हैं। इसका मतलब ये भी उस वारदात में शामिल था। समय हो गया, समय होने के बाद चोटों का जिक्र आ गया। अब अगर पब्लिक ने ज्यादा मार दिया होगा, इनको कुछ हो गया तो पुलिस की स्क्रीन सेव हो गई। दूसरी बात, इसको जो चोटें आई हैं उसका भी फायदा उठाएगा प्रोसिक्यूशन। तो ये है बेटा सेक्शन 53 में मुलजिम की मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब आ जाओ 53A में। ये आया कब है? धारा 53A जून 2006, यानी कि 23 जून 2006 को आया। मुलजिम के जो मेडिकल एग्जामिनेशन रेप के मामले की बात कर रहा है एट द रिक्वेस्ट ऑफ एसओ, यानी जो रेप का मुलजिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना। दो चीजें हैं, क्योंकि हर अपराध का नेचर अलग होता है और उसकी भूमिका अलग होती है। रेप के मामले में अक्सर अगर वो वास्तविक रेप है, कभी कभी बनावटी भी हो जाता है। जैसे लड़की लड़का साथ में रोज घूम रहे हैं और जिस दिन कोई देख लिया उसी दिन वो रेप की एप्लीकेशन कर दी, उसकी बात तो अलग। अगर वो रियल में रेप है तो मुलजिम ऐसे वारदात के बाद फिर फरार हो जाता है और कहीं मिला आपको 1.5 महीने बाद, तो अब उस मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई कीमत नहीं, क्योंकि रेप के मामले में हम क्या देखते हैं, क्या दिखवाना चाहते हैं कि डॉक्टर क्या लिख के दे हमें। लिख के दे का मतलब जो वो पाएगा उसमें क्या है। रेप मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट और विल ऑफ डेड, जो जबरदस्ती करेगा। वो महिला भी अपना बचाव करेगी, कहीं नोच सकती है। अगर नोच ली है और ये तुरंत तत्काल गिरफ्तार हो गए, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। भाग रहे थे, पकड़ लिया, पब्लिक ने क्यों भाग रहा है, पुलिस के हवाले कर दिया।
तो होगा क्या, वो जो इंजरी डॉक्टर साहब देखेंगे इनके गाल पे आई है या किसी पार्ट पे है ये बॉडी के, या हो सकता है कि इंटरनल ऑर्गन्स में कोई चोट आई, तो ये फिर वहां पे इसके बारे में पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों। अब होता क्या है कि रेप के मामले में अक्सर प्राइवेट पार्ट पे चोटें हो जाती है, क्योंकि आदमी जोर जबरदस्ती करता है, और जब जोर जबरदस्ती करेगा तो उसमें चोट आना होता है। दूसरी बात क्या है, अगर वो विद इन आवर गिरफ्तार हो गया है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लड के या सीमेंस के सस्टेंस आ जाएंगे, और उसके जो अंडर गारमेंट्स उसने पहन रखे हैं उसको भी पुलिस करती क्या है, केमिकल एग्जामिनर के पास भेज देती है, जैसे यहाँ FSL है, वो बताएंगे कि सीमेन का पोर्शन है या ब्लड का है। अब वो अगर सीमेन और DNA से साबित हो जाएगा। दूसरी बात, कभी कभी बेटा होता क्या है रेप के मामले में, क्योंकि सेक्शन नंबर 53A CRPC रेप के मामले में भी लागू होता और कहीं लागू नहीं होता। तो रेप के मामले में जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं उस मुजरिम का, उस एक्यूज का, तो हम ये भी देखते हैं कहीं पुबिक हेयर तो नहीं है, का टूटा हुआ पड़ा है जो स्वाभाविक है। अगर वो होगा उससे हम DNA जांच करा लेंगे। तो कई चीजें, जैसे उस महिला ने अगर सेल्फ डिफेंस में इनको नोचा का सोटा होगा वो निशान आ जाएगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा एक बहुत पुराना मुकदमा हमने आपको पढ़ाया भी, 1784 का कौन सा मुकदमा था, सेक्शन नंबर 7 के एविडेंस में पढ़ाते हैं, R वर्सेस रिचर्डसन। वो देखिए उस लड़की ने नोच लिया था इनके गाल पे, इनके दाएं गाल पे उसके नोचने का निशान था, जिसको ये कह रहे थे कि बेर के कांटे लग गए हैं, लेकिन किसी लड़की का नाखून कितना पतला होगा, बेर के कांटे के बराबर तो नहीं होगा। वो वहां से पकड़ा गया था। ये 1784 की बात है, अब तो 2023 की बात है। तो अगर नोचा होगा तो वो आ जाएगा। और दूसरी बात, उसके कपड़े हम ले लेंगे, उसको केमिकल एग्जामिनेशन को भेज देंगे, वहां से मालूम हो जाएगा। तो इसलिए सेक्शन नंबर 53A में हम रेप के मुलजिम की जांच कराते हैं। लेकिन एक बार फिर याद दिला दें, ये कब इफेक्टिव होगा, जब रेप के मुलजिम को हम 1, 2, 3, 4 घंटे में गिरफ्तार कर लें। अगर यहाँ से भाग गया हिसार और मिला 1.25-2 महीने बाद तो कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है वो सेक्शन नंबर 54 आ रहा है। 54 क्या है? 54 भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, लेकिन इसको बस एक चीज ध्यान देना, इसमें मुलजिम रिक्वेस्ट करता है, इसमें मुलजिम रिक्वेस्ट करता है। मुलजिम कहता है कि हमारी साहब मेडिकल जांच करा लो। अब एक चीज ध्यान दें, मारपीट के, साधारण मारपीट के मामलों में 2-3 जुमले इस्तेमाल होते हैं। एक क्रॉस FIR और एक क्रॉस केस। क्रॉस FIR क्या होता है? क्रॉस FIR होता है कि छोटके ने करा दिया रुक्मणी के खिलाफ FIR और रुक्मणी ने करा दिया छोटके के खिलाफ FIR, दोनों। ये जब 2 FIR आती, मान लिया जो पहली FIR थी उसका क्राइम नंबर था 190/2023, तो जब ये कराएंगे तो उसमें आ जाएगा 190A/2023। अब एक चीज ध्यान देना कि ये दोनों मुकदमे
जब चार्जशीट आ जाएंगे तो एक साथ चलेंगे। लगे हाथ एक चीज और जान लो कि अगर एक के एफआईआर में एक भी धारा सेशन ट्राइबल केस की है, यानी जिसमें ट्रायल सेशन कोर्ट में होना, जैसे 308, तो उसके नियम ये होता है कि दूसरा मुकदमा भले ही ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो, लेकिन ये साथ में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में ही सुनवाई होगी। उसके पीछे आधार क्या है कि गवाही खराब जाएगी, एक जगह आधा यहाँ आधा वहां, तो ये हो जाएगा। अब दूसरी बात सुनो, ये मुलजिम के द्वारा एप्लीकेशन क्यों दी जाती है? एक पक्ष ने एफआईआर कराया, पुलिस तो इंडिया की मुस्तैद है, जाके धड़ से दबक लिया, उनको उठा लिया, ले आई। जब ले आई तो पहला तो एफआईआर उसका है जिसने पहले एफआईआर करा दी थी, और मुलजिम को भी तो एफआईआर कराना है। ये कहता है कि सरकार हमारी अब मेडिकल एग्जामिनेशन करा दें, तो डॉक्टर साहब इसको भी तो चोटों का मुआयना करेंगे और वो भी तो लिखेंगे ये चोटें हैं, इतनी इसकी मियाद है, यानी इतने घंटे पहले पहुंचाई गई होगी, किस हथियार से पहुंचाई गई। अब मान लीजिए लाठी डंडे की चोटें थी, पहले वाले एफआईआर में बात आई है और उसमें लिखा समय दिन के करीब 12:30 बजे, और ये भी लिखा है कि डंडे से मारा और साहब वो साइकिल की चैन से मारा, हो सकता 2-4 बूंद खून भी गिर गया। पुलिस जब जाती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो वो अगर कहीं खून का धब्बा नीचे देखती है तो उसे खोद लेती है मिट्टी सहित, और उसे डिब्बे में बंद करके सील करके केमिकल एग्जामिनर को, और बगल में सादी मिट्टी दे लेती, वो भी दे देती। अब वो मिट्टी कहां से उठाई गई है वो नक्शा नजरी में आता है। तो इसका मतलब अगर ये खून इनका है, यहाँ पे मिला है, इस स्थान पे मिला है, तो घटना स्थल तो प्रूव हो रहा है ना, ये इसके पीछे उद्देश्य। तो दूसरी बात, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, वो जो चोटों की मियाद आएगी, 8 घंटा पहले की चोटें हैं, डॉक्टर साहब लिख रहे हैं। जब पहली एफआईआर हुई थी उसमें भी 8 घंटा पहले थी, दूसरी मेडिकल एग्जाम से इनका जब हुआ था, जब दूसरे का हुआ तो 4 घंटे बाद ही मेडिकल हुआ, अब उसमें आ गया करीब 12 घंटे पहले थे। इसका मतलब अकरेंस तो सेम टाइम का है। इसी को मिलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई